नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मई 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात आईएनएस गोमती के बारे में है। हाल ही में आईएनएस गोमती को भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। कब की बात है ये? 28 मई 2022। अब हम आईएनएस गोमती के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे आईएनएस गोमती का नामकरण गोमती नदी के नाम पर पड़ा है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, और इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। अब इसका आईएनएस गोमती का गठन कब किया गया? 1988 में मझगांव डाक लिमिटेड, जो कि बॉम्बे में था। इसकी क्लास क्या है? गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का ये युद्धपोत है। ठीक है, तो ये बातें आईएनएस गोमती के बारे में महत्वपूर्ण है। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है इसकी भूमिका को लेकर। तो आईएनएस गोमती ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम व ऑपरेशन इंद्रधनुष रेनबो में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम कुछ बातें जान लें, ऑपरेशन कैक्टस जो कि 1988 में मालदीव में चलाया गया, तो ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी, और इसमें आईएनएस गोमती की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वहीं ऑपरेशन पराक्रम 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर शुरू किया गया, ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन इंद्रधनुष, ऑपरेशन रेनबो 2004 में श्रीलंका में चलाया गया। श्रीलंका सरकार के साथ साझेदारी में सुनामी प्रभावित लोगों की सहायता हेतु इसे चलाया गया था। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है आईएनएस गोमती? जैसा कि हमने बात की कि इसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो नौसेना से कार्यमुक्त किए जाने के बाद इस पोत को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा, ओपन एयर संग्रहालय के रूप में, और उसी रूप में उसे जीवंत रखने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान रखना है, इतनी कहानी जो हमने पढ़ी है आईएनएस गोमती के बारे में, तो महत्वपूर्ण बात इसमें यही है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात आईएनएस निर्देशक के बारे में है। तो आईएनएस निर्देशक क्या है? ये भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत है, सर्वे वेसल है, और ये दूसरा है अपनी श्रेणी का। बात करेंगे अभी आगे। आईएनएस निर्देशक का निर्माण कौन कर रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और L&T के सहयोग से ये बन रहा है। अब इसके बारे में कुछ और बातें कही जाती हैं कि इसकी विस्थापन क्षमता लगभग 3400 टन है। अब हाल ही में आईएनएस निर्देशक चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में इसका जलावतरण किया गया। कब? 26 मई को। कहाँ? चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली में, और इसीलिए ये सर्वे वेसल या सर्वेक्षण पोत चर्चा में रहा। अब अगर हम आईएनएस निर्देशक के बारे में कुछ जाने, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सर्वे वेसल लार्ज के निर्माण हेतु GRSE यानी गोवा रीच शिप बिल्डर्स के साथ अनुबंध किया गया था अक्टूबर 2021 में। इसमें पहला सर्वेक्षण पोत था संध्याक, जो पिछले वर्ष काफी चर्चा में रहा। दिसंबर 2021 में संध्याक का जलावतरण किया गया था कोलकाता में, और ऐसी संभावना लगाई गई थी कि 2023 में इसे भारतीय नौसेना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और जो आज हम पढ़ रहे हैं आईएनएस निर्देशक के बारे में, तो इस श्रेणी में यह दूसरा है। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इन जहाज़ों की क्या प्राथमिक भूमिका रहने वाली है? तो जहाज़ों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की होगी। तो जैसा कि नाम ही है, सर्वेक्षण पोत है, तो इनका सर्वेक्षण का ही मुख्य काम होगा। जहाज़ों को रक्षा के साथ साथ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी आंकड़े एकत्र करने के लिए भी तैनात किया जाएगा। आपात स्थिति में भी ये मदद करेंगे अस्पताल जहाज़ों के रूप में। तो हमें ध्यान रखना है आईएनएस निर्देशक के बारे में। पूछा जा सकता है कि आईएनएस निर्देशक क्या है? तो ये सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, कौन बना रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, और L&T का भी सहयोग है। ठीक है, संध्याक
पहला पोत था सर्वेक्षण, ये दूसरा है, तो ध्यान रखना है ये बातें। चलते हैं आगे। अगली बात आईएनएस सूरत व आईएनएस उदयगिरी के बारे में है। ये क्या है? स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। हाँ, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई द्वारा। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन दोनों आईएनएस सूरत व आईएनएस उदयगिरी का जलावतरण किया गया है कब? 17 मई 2022 को। ठीक है। दोनों युद्धपोतों को नौसैनिक डिजाइन निदेशालय द्वारा देश में ही डिजाइन किया गया है। इस प्रकार से यह पहला अवसर है जब देश में ही निर्मित दो युद्धपोतों का एक साथ जलावतरण किया जा रहा है। अब हम आईएनएस सूरत व आईएनएस उदयगिरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो पूछी जा सकती है। जैसे आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज है। इसकी क्लास क्या है? कोलकाता। अब ये चौथा है, तो अन्य तीन कौन कौन से हैं? आईएनएस विशाखापत्तनम, इसे 2021 में कमीशन किया गया था। आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस इम्फॉल। अब आईएनएस सूरत इसका नाम है, तो इसका नामकरण जान लेते हैं कि किस आधार पर है। तो गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी सूरत है और उसी के नाम पर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सूरत शहर का एक समृद्ध समुद्री व जहाज निर्माण का इतिहास रहा है। आईएनएस उदयगिरी के बारे में जान लेते हैं। तो यह 17A युद्धपोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है और इसका नामकरण किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम पर। ये जो आईएनएस उदयगिरी है, पूर्ववर्ती उदयगिरी लैंडर श्रेणी के ASW युद्धपोत का ये नया रूप है, जिसने 1976 से 2007 तक अपनी सेवाएं दी। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आईएनएस सूरत व उदयगिरी स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। कौन निर्माण कर रहा है? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई द्वारा। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से इसका सफल परीक्षण किया गया। कब? 12 मई 2020 को। तो इस कारण से ये ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में रहे। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमने पूर्व की कक्षाओं में विस्तृत में चर्चा कर ली है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इसका नामकरण है। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्पीड कितनी है इसकी? 2.8 मैक है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना इसकी स्पीड है और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। हालांकि इसको विस्तारित किया जा रहा है 600 किलोमीटर तक। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं और जो कंटेक्स्ट है वो ध्यान रखना है। इस कारण से ये ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में रही है। ये बातें ध्यान रखना है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। चलते हैं आगे। अगली बात, भारतीय नौसेना द्वारा सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से पोतरोधी मिसाइल के सफल परीक्षण से संबंधित है और इसका सफल परीक्षण किया गया 18 मई 2022 को DRDO की मदद से। ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया? ये पोतरोधी जो एंटीशिप मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण हुआ है सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली नौसेना पोतरोधी मिसाइल है। जो ये एंटीशिप मिसाइल है या पोतरोधी मिसाइल है, समुद्र की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर उठकर तेज गति से लक्ष्य की ओर जाती है, जिससे यह रडार की नज़र में नहीं आती। साथ ही ऊंचाई कम होने की वजह से दुश्मन इसे मारकर गिरा नहीं पाता। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। कुछ और बातें, जैसे हवा से लॉन्च की जाने वाली यह मिसाइल भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों पर लगाई जाएगी। इससे भारतीय नौसेना की शक्ति में वृद्धि होगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है एंटीशिप मिसाइल के बारे में। अब हम मई 2022 में चर्चा में रहे आर्थिक परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात, विदेशों से धन संप्रेषण से संबंधित विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट से संबंधित है, जो विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी की गई। अब इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में पहले स्थान पर भारत रहा है। भारत को कितना रेमिटेंस या धन संप्रेषण प्राप्त हुआ 2021 में? 89.4 अरब डॉलर। 2020 में कितना हुआ था?
82.7 यानी 2020 की तुलना में 8.1% की वृद्धि रेमिटेंस में हुई है। विगत वर्षों में भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है इस वर्ष भी पहले स्थान पर भारत बना हुआ है। दूसरे स्थान पर सामान्य तौर पर पिछले वर्ष विगत वर्षों में चीन का रहा है, लेकिन इस बार मैक्सिको सेकंड रैंक पे आ गया है और इसमें जो रेमिटेंस आया है वो 54.1 अरब डॉलर का है। वहीं चीन के संबंध में रेमिटेंस 53 अरब डॉलर का रहा है। बात महत्वपूर्ण है कि हमें ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, भारत कितना है, ये ध्यान रखना है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि 2021 के दौरान कुल 773, यहाँ गलती से ये लिख गया है, 773.2 अरब डॉलर का रेमिटेंस विभिन्न देशों में हुआ, धन संप्रेषण विभिन्न देशों में हुआ। तो ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। आप इसका प्रयोग मेंस वैल्यू एडिशन में भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और अगर प्रीलिम में आपके पूछा जा सकता है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन निकालता है, तो विश्व बैंक निकालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार रेमिटेंस प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा है, यानी जहां सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया वर्ष 2021 में, तो भारत। दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरा स्थान चीन का रहा। चलते हैं आगे। अगली बात आरबीआई द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश हस्तांतरण से संबंधित है। आरबीआई द्वारा लगभग 30,307 करोड़ का लाभांश हस्तांतरण भारत सरकार को किया गया। अब आरबीआई की आय का साधन क्या है, तो सरकारी बॉन्ड्स हैं। स्वर्ण तथा विदेशी मार्केट में फॉरवर्ड एवं बॉन्ड ट्रेडिंग के द्वारा आरबीआई की आय होती है। अभी जो 2021-22 के लिए लाभांश हस्तांतरण है 30,000 करोड़ के समथिंग, ये विगत 10 वर्षों में सबसे कम है। हालांकि बजट में अनुमान लगाया गया था कि यह 73,948 करोड़ होगा, लेकिन ये कम है। विगत वर्ष में 2020-21 में जो लाभांश हस्तांतरण किया गया था वो कितना था, 99,122 करोड़। क्या कारण है कि ये लाभांश हस्तांतरण कम हो गया, तो उसका एक कारण बताया जाता है कि आरबीआई के संचालक मंडल द्वारा कंटिंजेंसी रिजर्व की स्थापना, जो 2020-21 के लिए लाभांश निर्धारण से पूर्व कितना था, 5.5%। तो ये एक कारण बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये ध्यान रखें कि आरबीआई द्वारा लगभग 30,000 करोड़ का लाभांश हस्तांतरण भारत सरकार को किया गया है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह से संबंधित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट से संबंधित है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना हुआ है, 83.57 अरब डॉलर। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो प्रवाह हुआ है किस देश से हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला कौन सा देश है, फर्स्ट नंबर पर है सिंगापुर। कुल निवेश का 27% निवेश भारत में सिंगापुर ने किया है। सेकंड रैंक पे अमेरिका है, इसका निवेश 18% है। वहीं मॉरिशस का 16%। तो ये बातें ध्यान रखनी है। कुछ और बातें हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा रहा है, तो कंप्यूटर एवं हार्डवेयर क्षेत्र। यहाँ पर कुल निवेश का 25% निवेश कंप्यूटर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में हुआ। वहीं सेवा क्षेत्र में 12% और ऑटोमोबाइल में भी 12%। अगली बात, एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का रहा है। कर्नाटक ने कुल निवेश का 35% प्राप्त किया। यहाँ गलती से 26 हो गया, ये 35% है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, महाराष्ट्र में निवेश 26% रहा। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली रहा, दिल्ली में निवेश कितना रहा, 14%। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अभी जो ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है 83.57 अरब डॉलर, ये अब तक का सर्वोच्च स्तर है, ये ध्यान रखना है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के दौरान के अवस्थिति को बताती है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक परिदृश्य को देखा।
जो मई 2022 करंट अफेयर से संबंधित है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।